अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में जिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को डिटेल से स्टडी करके आए हैं, अब वक्त आ चुका है कि ये देखें कि वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आखिर इमेज कैसे फॉर्म करता है, किस हिस्से का, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे इमेज फॉर्म करेगा और उस इमेज से आई पीस आखिर कैसे फाइनल इमेज फॉर्म करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड वी विल आल्सो ट्राई टू स्टडी द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। हम सीखना शुरू करते हैं कि कैसे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म करेगा। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपने सीखा था कि कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो लेंसेज से मिलकर बना है। स्टूडेंट्स, इन दो लेंसेज में से एक वो लेंस है जो हमारी आंख के करीब मौजूद है। चलिए ड्रॉ करते हैं। दिस इज द लेंस विच इज़ क्लोज टू द ह्यूमन आई कॉल्ड एज आई पीस। तो इसके बाद कुछ फासले पर डियर स्टूडेंट्स वो लेंस भी मौजूद होगा जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा, जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की रेस को कैप्चर कर रहा होगा। तो दिस लेंस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव लेंस। डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा लेंस ग्रेटर फोकल लेंथ का है और कौन सा लेंस स्मॉलर या लेसर फोकल लेंथ का है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप किसी भी लेंस को बड़ा या छोटा देखकर उसकी फोकल लेंथ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। फोकल लेंथ का अंदाज़ा लेंस के बड़े या छोटे डायमीटर के ज़्यादा या कम होने से नहीं किया जा सकता। लेंस की फोकल लेंथ का अंदाज़ा उसके कर्वेचर को देख के किया जा सकता है। कर्वेचर से मुराद क्या है? जो लेंस जितना ज़्यादा कर्व्ड या राउंड होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। याद रखिएगा। सो ये बात लिख लेते हैं। चले यहाँ पे, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कर्वेचर। ग्रेटर द कर्वेचर लेसर विल बी, स्मॉलर विल बी द फोकल लेंथ। और अगर हम ये कहें कि अगर एक ऐसा लेंस है जिसकी कर्वेचर या कर्व्ड सरफेसेस कम है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। सो हम ये कह सकते हैं द लेंस विद अ लेसर कर्वेचर विल हैव द ग्रेटर फोकल लेंथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा। अब इस कॉन्सेप्ट को हमारे इन दो लेंसेज पर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट लेंस थोड़ा सा फैटी है, थोड़ा सा मोटा लेंस है, इसका कर्व स्ट्रॉन्ग है। जबकि अदर केस में जो हमारा आई पीस है वो थिन है, स्लिम स्मार्ट सा लेंस है, इसमें कर्व कम है, ज़रा राउंडनेस कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि राउंडनेस कम है तो आई पीस की फोकल लेंथ यकीनन ज़्यादा होगी, जबकि ऑब्जेक्टिव में कर्व क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कर्व्ड है, कर्वेचर ज़्यादा होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ कम होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर द कंडीशन फॉर द माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप नॉर्मल कंडीशन में कब काम करता है? व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप फ़कत उस हालत में काम करेगा, उस कंडीशन में काम करेगा जब आप इसका ऐसा ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे हों जिस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस से हमेशा कम हो। डियर स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि हमारा आई पीस शॉर्टर फोकल लेंथ का है और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ग्रेटर फोकल लेंथ का है। चलिए इन पॉइंट्स को इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी मार्क कर लेते हैं। अब ये दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एफ ओ लिखा हुआ है। ये एफ ओ से मुराद ये these points are the principal focus of the objective lens। तो इन पॉइंट्स का लेंस से जो फासला होगा वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा, थोड़ा सा छोटा सा फासला। जबकि डियर स्टूडेंट्स, इसके बरअक्स आई पीस की फोकल लेंथ को अगर हम मार्क करें तो आई पीस की फोकल लेंथ आप देख सकते हैं ये ज़्यादा है। सो अब ये दो पॉइंट्स हम मार्क कर रहे हैं, एफ ई इस तरफ भी और एफ ई उस तरफ भी। ये दोनों पॉइंट्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ से लेके इस लेंस के सेंटर तक के फासले को हम फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के काम करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम यूज़ करते हैं इसकी फोकल लेंथ शुड बी लेस देन 1 सेंटीमीटर।
सो याद रखिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, वेयर एज द फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस इज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर होती है, 2, 4, 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द बॉडी ट्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। अब असल मकाम समझने का जो है वो ये है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेजेस कहाँ फॉर्म होंगे। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, जो आप पहला ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द एफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा OP। दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो क्या ख्याल है, इसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल? स्टूडेंट्स क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से बाहर पड़ा हुआ है, तो इमेज इज गोइंग टू बी द रियल इमेज। आप देख सकते हैं कि लाइट की रेज वैसे ही इस लेंस में से रिफ्रैक्ट करती हुई जिस पॉइंट पर जाके मीट कर रही है वो लेंस की ऑपोजिट साइड पर है। सो दिस इज द रियल इमेज, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। स्टूडेंट्स क्योंकि अब ऑब्जेक्ट हमारा F और 2F के दरमियान था, तो एक तो हमारी इमेज भी रियल बनी है, और डियर स्टूडेंट्स ये इमेज थोड़ी सी असल ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड होगी। इस पहली बनने वाली इमेज को I1 का नाम दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज I1। अगर आप गौर करें तो ये इमेज कहाँ बन रही है? डियर स्टूडेंट्स, दिस इमेज इज फॉर्म्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। आप देख सकते हैं जहाँ पर ये इमेज फॉर्म कर रही है I1, प्रिंसिपल फोकस तो उससे आगे पड़ा हुआ है, आई पीस का FE उससे परे है, उससे आगे है, ये इमेज तो उसके अंदर आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर असल मैजिक होगा, यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी। आप जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विद इन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हो तो क्या होता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। डियर स्टूडेंट्स बहुत टेक्निकल बात है, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर हमारा जो इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम I1 कह रहे हैं, क्योंकि वो विद इन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस है और हमारा आई पीस उस ही को देख रहा है, हमारे आई पीस के लिए वही I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो मैं ये जुमला लिख सकता हूँ, ये पॉइंट आपको बता सकता हूँ। The image formed by the objective will behave like an object for the eyepiece। इसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद आया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जिक्र हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में लेंसेज के पॉइंट पे और मिरर के पॉइंट पे भी किया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो I1 है, जो आई पीस के आगे है, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन है ये इमेज। सो क्योंकि है इमेज और आई पीस के लिए सामने पड़ा हुआ है, आई पीस इसी को देख रहा है। ऑब्जेक्ट की तारीफ ये होती है कि लेंस जिसे देखकर इमेज बनाए वो ऑब्जेक्ट है। सो आई पीस क्योंकि इसी को देख रहा है, तो हमारे आई पीस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हमारे इस आई पीस के प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान है, तो इसका इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगा, एंड फाइनल इमेज यू विल गेट विल बी एट द सेम साइड ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये मैग्नीफाइड इमेज आपको डॉटेड लाइन से नजर आ रहा है। दिस इज I2। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ बॉडी ट्यूब क्या है, या डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज किसके इक्वल होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, मैं भी आपको क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स, 2-3 बातें हैं जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से पूछी जा सकती हैं, जिनका आपको इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या है। स्टूडेंट्स गौर से देखिए, मेरा आपसे सवाल है, क्या मैं ये कह सकता हूँ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस? क्या ये कहा जा सकता है? सोचिए। द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। स्टूडेंट्स क्यों? देखिए, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ख़त्म होती है, उसके कुछ गैप के बाद आई पीस की फोकल लेंथ शुरू होती है। तो अगर आप ये कह देंगे द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो ये बीच वाली लेंथ कहाँ गई? यानी ये कहना कि L
इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ ओ दुरुस्त नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है वो एफ ओ प्लस एफ ई से ज़्यादा है, क्योंकि ये बीच वाला पोर्शन भी शामिल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ओ प्लस एफ ई। ये एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए क्लियर हो गया आपके पास। स्टूडेंट्स अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी लेंथ फाइंड आउट कैसे की जाए, एक्चुअल लेंथ कैसे फाइंड आउट की जाए, तो चलिए मैं हूँ ना बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं इस I1 को। दोबारा से आपने इमेज देखी, इस I1 को स्टैंडर्ड मानते हैं। I1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो I1 का ऑब्जेक्टिव लेंस से फासला क्या कहलाएगा, Q1, क्योंकि पहला लेंस एक इमेज फॉर्म कर रहा है और इमेज के फासले को Q कहते हैं। तो Q1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहला लेंस इमेज फॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट्स अब ये I1 आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस I1 का आई पीस फासला क्या कहलाएगा, P2। P क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है आई पीस के लिए, तो P कह रहा हूँ। 2 क्यों लिख रहा हूँ साथ छोटा सा, 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये फासला यानी I1 से आई पीस तक का फासला P2 है। तो अगर आप गौर करें ये लेंथ किसके इक्वल लिखी जा सकती है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कैन बी रिटन एज Q1 प्लस P2। तो डियर स्टूडेंट्स आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। चलिए एक और स्टेप मूव ऑन करते हैं। हमसे अगली बात ये भी पूछी जा सकती है, माय डियर स्टूडेंट्स हमसे ये बात भी पूछी जा सकती है कि अब जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है ये कहाँ पर फॉर्म होगा, ये कहाँ पर बन रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वो कॉन्सेप्ट याद कीजिए जो मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाते हुए समझाया था, नियर पॉइंट का। मैंने आपको बताया था कि अगर फाइनल इमेज कहीं पर बन रही हो और हमें ये बात ना पता हो कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, तो हम ये कह देते हैं कि क्योंकि ये इमेज हमें दिखाई दे रही है हम इसको देख सकते हैं, तो लिहाजा दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट द near point of eyepiece. So my dear students, this final image is forming at the near point of eyepiece. Yes, this final image will be at the distance of D, यानी कि ये image 25 सेंटीमीटर पर बन रही होगी। स्टूडेंट्स ये हो गया सेकंड पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स नाउ द फाइनल पॉइंट इज, इस माइक्रोस्कोप से आपका मकसद क्या था, चीज़ों को बड़ा करके देखना। तो आप देख सकते हैं कि आपका OP ऑब्जेक्ट छोटा सा है, इसका पहला इमेज I1 थोड़ा मैग्नीफाइड था और फाइनल इमेज I2 काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड है। तो सवाल ये है कि हमारा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आखिर इमेज को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, हमारे इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या है, यही तो सीखने। तो मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक ने मैग्नीफिकेशन का सिंपल एक फार्मूला लिख दिया है जो हमें इस लेवल पर सिर्फ याद रखना है। द मैग्नीफिकेशन इज गिवन बाय L over FO into 1 plus D over FE। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में L is the length of the microscope, FO is the focal length of objective और 1 एक कांस्टेंट है फार्मूले का, प्लस D is the near point जहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी और FE is the focal length of eyepiece। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको मैग्नीफिकेशन के लिए ये तमाम वैल्यूज़ गिवन ना हो आप फिर भी मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे, चलिए बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, एक लेंस ऑब्जेक्टिव है, एक लेंस आई पीस है। डियर स्टूडेंट्स हम दोनों लेंस की इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन को भी मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्नीफिकेशन हासिल कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, चलिए आसान करके समझाता हूँ। हम कहते हैं लेट्स से ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसने इमेज को मैग्नीफाई किया, आपने देखा यस थोड़ी सी बड़ी इमेज है। मैं कहता हूँ कि इसकी मैग्नीफिकेशन है 5, यानी ये इमेज को 5 टाइम्स बड़ा कर सकता है। और हमारे आई पीस की मैग्नीफिकेशन है लेट्स से 10,
यानी ये इमेज को 10 टाइम्स बड़ा कर सकता है। तो टोटल मैग्निफिकेशन को कैसे लिख सकता हूँ? द टोटल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई बाय द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आई पीस की मैग्निफिकेशन है 10, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है 5, तो 10 इंटू 5 इज 50। यानी ओवरऑल ये माइक्रोस्कोप 50 टाइम्स तक इमेज को बड़ा कर सकता है। यानी इसकी कंबाइंड मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। उम्मीद करता हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप तो आपने समझ लिया, लेकिन माइक्रोस्कोप के बाद माइक्रोस्कोप का एक कज़न भी है। ये माइक्रोस्कोप का कज़न इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टीज़ माइक्रोस्कोप से डिफरेंट हैं। अगर मैं कहूँ ऑपोजिट हैं तो दुरुस्त होगा। इस कज़न का नाम क्या है? इस कज़न का नाम है टेलीस्कोप। यस, दिस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप आम तौर पर दूरबीन कहलाती है, दूर दराज की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो टेलीस्कोप डियर स्टूडेंट्स कितनी इकसाम की होती है? डियर स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप इज नॉर्मली ऑफ टू टाइप्स, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। डियर स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप को डिफाइन कर लेते हैं। अ टेलीस्कोप is an optical instrument that is used to observe the distant object clearly। दूर पड़े ऑब्जेक्ट्स को करीब और क्लियरली देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो उसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेलीस्कोप की दो एग्जाम मैं आपको लिखवा चुका हूँ, एक रिफ्रैक्टिंग है और एक रिफ्लेक्टिंग है। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं, यानी लेंसेज को पढ़ रहे हैं ना, जहाँ से लाइट की रेस रिफ्रैक्ट होकर गुजरती है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। लेकिन कब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? नॉट इन दिस लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में सिर्फ इन्हीं रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ जाया करता है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ चुके होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूँगा आपसे अगली बार। खुदा हाफ़िज़।